हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। पोलैंड और यूक्रेन का दौरा संपन्न कर दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की दो देशों की राजकीय दौरा संपन्न कर आज शनिवार को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। गौरतलब है कि पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा 45 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। वहीं यूक्रेन में पीएम मोदी ने पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपनी राजकीय यात्रा संपन्न की। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों जैसे कि क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की संप्रभुता के सम्मान को बनाए रखने में आगे सहयोग के लिए अपनी मंशा दोहराई। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधानों पर दिया जोर। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की स्थिति को दोहराते हुए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने जून 2024 में स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। नेपाल बस हादसे में 45 की मौत। वायुसेना के विमान से आज महाराष्ट्र लाए जाएंगे 24 भारतीयों के शव। नेपाल में पोखरा से भारतीय पर्यटकों को लेकर काठमांडू लौट रही गोरखपुर की बस के मस्यांद्रगी नदी में गिर जाने से हुए हादसे में 41 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस बस में लगभग 43 भारतीय सवार थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस हादसे में मारे गए 24 लोगों के शव आज शनिवार को महाराष्ट्र वापस लाए जाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि नेपाल में बस के नदी में गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल की सेना ने कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सटीक आंकड़ा नहीं है, हम लगातार संपर्क में हैं। बताया गया कि यात्रियों से भरी बस शुक्रवार को पोखरा से काठमांडू लौट रही थी। बस तनहून जिले के आईना पहाड़ा में राजमार्ग से नदी पर पलट गई। 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य घायलों को हवाई मार्ग से काठमांडू लेकर तिरुभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में हताहत अनेक लोग महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भूसल गांव के बताए गए हैं। राजनाथ सिंह ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ की द्विपक्षीय चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर भी प्रकाश डाला। आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। दोनों मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच आपूर्ति सुरक्षा समझौता SOSA होने पर खुशी जताई। राजनाथ सिंह की यात्रा के पहले दिन वाशिंगटन डीसी में हुए SOSA समझौते के बारे में कहा गया कि यह दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक इकाइयों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का भी स्वागत किया। भारत इस समझौते के तहत फ्लोरिडा में मुख्यालय विशेष संचालन कमान में पहला संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। श्रम और एवं रोजगार मंत्रालय के टास्क फोर्स की बैठक में कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार 23 अगस्त को भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार पर टास्क फोर्स की 7वीं बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय L&E की सचिव सुमिता डावरा ने की। इस दौरान केयर इकोनॉमी को कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सक्षम क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग संघ वेबिनार और कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित करेंगे। चर्चाओं में विनिर्माण, घरेलू काम, ई-कॉमर्स सेवाओं, MSME आदि में कार्यरत महिलाओं को शामिल किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसके बारे में बताया। बैठक में भारत में महिला कार्यबल भागीदारी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने, प्रमुख चुनौतियों को पहचान कर सुधार के लिए संभावित रणनीतियों की खोज करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय चर्चाओं में टास्क फोर्स ने देखभाल अर्थव्यवस्था को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाना जिसमें महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना है। महिलाओं के लिए सभ्य नौकरियों का समर्थन करने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर भी विचार विमर्श किया गया।
टास्क फोर्स ने उद्योग संघों से आग्रह किया कि वे आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार और कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित करें। CII ने महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता के भीष्म क्यूब सौंपे। राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का दिया निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को यूक्रेन यात्रा के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। जयशंकर ने यूक्रेन को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता के बारे में भी बात की। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर आए हैं और ऐसे अवसर इस तरह का निमंत्रण देना स्वाभाविक है जैसा उन्होंने इस मामले में किया। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने उदयपुर में नई GST भवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 23 अगस्त को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे करों के संबंध में जनता और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई शंकाओं और चिंताओं का सक्रियता से समाधान करें, इससे पहले कि वे शिकायतों में बदल जाएं। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज राजस्थान के उदयपुर में नए GST भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कर संबंधी मुद्दों से निपटने में निवारक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारियों को समस्याओं को उस स्तर पर हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए जब वे केवल संदेह के स्तर पर हों, बजाय इसके कि उन्हें पूरी तरह से शिकायतों में तब्दील होने दिया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के समय से सरकार के मोरेटोरियम और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की मदद से छोटे उद्योग संकट से बाहर आ सकते हैं। आप अब और आगे बढ़ें और GST को लेकर अब आपके मन में कोई संकोच रहना नहीं चाहिए। हमारी ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी GST सेंट्रल जोन और आयुक्तालयों के पास उचित भवन, कार्यस्थल तथा सुविधाएं हों, क्योंकि ये वे स्थान हैं जहां अधिकारी करदाताओं से बातचीत करते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा, संपत्ति मूल्य वृद्धि के मामले में मुंबई विश्व में दूसरे व दिल्ली पहले स्थान पर है। देश में प्रॉपर्टी के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और नई दिल्ली में रियल एस्टेट की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 13% और 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बेंगलुरु में मामूली 3.7% की वृद्धि देखी गई है। वैश्विक स्तर पर मनीला 26% की वृद्धि के साथ नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में शीर्ष पर है, वहीं मुंबई दूसरे नंबर पर। मुंबई और नई दिल्ली में सालाना प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, जो दुनिया भर के 44 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। यह सूचकांक स्थानीय मुद्रा में कीमतों पर नज़र रखता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q2 2024 में बताया कि मुंबई और नई दिल्ली जैसे प्रमुख आवासीय बाजारों में सालाना प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में सालाना आधार पर 13% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि नई दिल्ली में सालाना आधार पर 10.6% की बढ़ोतरी देखी गई। मनीला में आवास की कीमतों में सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी देखी गई। मुंबई 13% की वृद्धि के साथ दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर। मुंबई, जहां प्रमुख आवासों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 13% की वृद्धि हुई है, वहीं उसने वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में दूसरी सबसे अधिक वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की, जिससे यह वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के छठवें
स्थान से रैंकिंग तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। विश्लेषण से पता चलता है कि नई दिल्ली, जिसने प्रमुख आवासीय संपत्ति की कीमतों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.6% की वृद्धि दर्ज की है, उसने भी रैंकिंग में छलांग लगाई और वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के 26वें स्थान से वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने कतर के समक्ष उठाया गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को कब्जे में लेने का मामला। भारत ने कतर के समक्ष स्थानीय प्रशासन की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को जब्त किए जाने का मुद्दा उठाया है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का एक स्वरूप कतर के अधिकारियों ने लौटा दिया है और यह आश्वासन दिया कि दूसरे स्वरूप को भी सम्मान के साथ रखा जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने विदेश मंत्री और कतर में भारतीय राजदूत से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की थी। उनका कहना था कि गुरु ग्रंथ साहिब के 2 पवित्र स्वरूपों को दोहा में पुलिस ने जब्त कर लिया है और उन्हें इनकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने पहले ही कतर के साथ इस मामले को उठाया है और हमारे दूतावास ने दोहा में सिख समुदाय को घटनाक्रम से अवगत कराया है। प्रवक्ता ने कहा कि कतर के अधिकारियों ने 2 व्यक्तियों अथवा समूहों पर कतर सरकार की मंजूरी के बिना धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने का आरोप लगाया और गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप ले लिए। हमारे दूतावास से स्थानीय कानूनों और विनियमों के दायरे में हर संभव सहायता प्रदान की। हम उच्च प्राथमिकता के साथ कतर के अधिकारियों के साथ मामले को फॉलो करना जारी रखेंगे और शीघ्र समाधान की आशा करते हैं। देश के इन राज्यों में 4 दिन भारी बारिश की संभावना। त्रिपुरा में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत बचाव जारी। मौसम विभाग ने देश के पूर्व, पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में अगले 4 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 7 दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ भागों में तेज वर्षा हो सकती है। त्रिपुरा में भी बारिश की वजह से प्रभावित लोगों के लिए राहत बचाव जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सीएम से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इन राज्यों में 26 अगस्त तक अलर्ट। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोवा में तेज वर्षा की आशंका जताई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगले 5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से कुछ स्थानों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने के आसार हैं। इस बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। त्रिपुरा में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। वहीं त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है और शुक्रवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दक्षिण त्रिपुरा में अचानक भूस्खलन के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 65,400 लोगों को राज्य भर में स्थापित 450 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। गुरुवार से चल रहे खोज और बचाव अभियान में सहायता के लिए अरुणाचल प्रदेश से 11 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें भेजी गई हैं। इनके अलावा ग्रामीण विकास, जल संसाधन, बिजली, पीडब्ल्यूडी, सड़क और भवन, वन, पुलिस, अग्निशमन सेवा और अर्धसैनिक बलों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी पिछले 4 दिनों से 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्र को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर बेहद गर्व की व्यक्त की और कहा कि हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं तथा आगे भी इस प्रकार के और निर्णय लेगी। भारत पिछले वर्ष 23 अगस्त को चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बना था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर सभी को बधाई। हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ समर्पण करते हैं। यह हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की योगदान की सराहना करने का भी दिवस है। अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करेंगे। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश। अंतरिक्ष स्टार्टअप में 200 गुना की वृद्धि।
देश आज 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र से घोषणा करते हुए कहा था कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा था, इसलिए इस दिन को अब पूरा देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। भारत ने अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स में 200 गुना की वृद्धि की है। अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2022 में एक से बढ़कर वर्ष 2024 में जून के महीने तक लगभग 200 हो गई थी, जो इन वर्षों में 200 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती की गई। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट स्टेशन शिव शक्ति रखा गया। इसके साथ ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश बन गया। बता दें कि चंद्र 3 परियोजना की लागत केवल लगभग 600 करोड़ रुपए थी, जो इसकी सफलता में 4 चांद लगाने वाली थी। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा निवेश। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय संगठन एवं संस्थाएं अंतरिक्ष जगत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप के मामले में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। पिछले 2 वर्षों पर ही नज़र डाली जाए तो भारत ने अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप में 200 गुना की वृद्धि की है। अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2022 में एक से बढ़कर वर्ष 2024 में जून के महीने तक लगभग 200 हो गई थी, जो इन वर्षों में 200 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि है। इसरो ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें से 397 विदेशी उपग्रह तो पिछले 10 वर्ष में ही लॉन्च किए गए हैं। इसरो ने 25 फरवरी 2013 तक 35 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसरो ने 30 जून 2014 को 4 देशों के लिए 5 विदेशी उपग्रह लॉन्च करते हुए यह ऐतिहासिक सफर शुरू किया था। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पिछले 10 साल में जनवरी 2014 से नवंबर 2023 तक कुल 397 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया, जिससे भारत को 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। IGNCA ने तृतीय आनंद कैंटिश कुमारस्वामी स्मारक व्याख्यान का किया आयोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के अभिलेखागार और संरक्षण प्रभाग ने गुरुवार 22 अगस्त को नई दिल्ली के IGNCA के उमंग कॉन्फ्रेंस हॉल में तृतीय आनंद कैंटिश कुमारस्वामी स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसका विषय था कुमारस्वामी के निबंध संग्रह आर्ट एंड स्वदेशी से द मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग और शांति निकेतन में दृश्य अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में भित्ति चित्र दोनों के बीच अंतर संबंधों की संभावनाओं की खोज। बता दें, आनंद कुमारस्वामी भारतीय कला लेखन के अग्रदूतों में से एक हैं। वे एक प्रमुख भारतीय कला इतिहासकार थे। भारतीय कला के पुनरुत्थान में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन रघुराम SK ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर पारुल देव मुखर्जी द्वारा दिए गए द्वितीय आनंद कैंटिश कुमारस्वामी स्मारक व्याख्यान के मोनोग्राफ का विमोचन भी किया गया। व्याख्यान के वक्ता विश्व भारती शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य और कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर संजय कुमार मलिक थे। इसमें कला और शैक्षणिक समुदाय के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। PM श्री स्कूलों के 6 विद्यार्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से किया संवाद। अध्यापन व्यवस्था की दी जानकारी। केंद्र सरकार की PM श्री योजना के अंतर्गत संचालित PM श्री स्कूलों के 6 विद्यार्थियों को नई दिल्ली भ्रमण के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से परस्पर संवाद करने का मौका मिला। संवाद में इन विद्यार्थियों ने PM श्री स्कूल की गतिविधियों और इसमें अध्यापन व्यवस्था की जानकारी दी। PM श्री स्कूल के 6 छात्र पिछले दिनों 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली गए थे। जिन छात्रों को यह अवसर मिला उनमें भोपाल की महक, पन्ना के उमेश, सीधी के आमन, बैतूल की प्रणाली, जबलपुर की निताशा, खंडवा की पारुल शामिल हैं। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के 100 विद्यार्थी नई दिल्ली पहुंचे थे। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने आज गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में इन विद्यार्थियों का चयन प्रेरणा उत्सव, कला उत्सव, इंस्पायर अवार्ड,
NMMS और कुश्ती गतिविधियों में उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। चयनित छात्रों ने भ्रमण के दौरान नई दिल्ली में इंडिया गेट और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण भी किया। इस एक्सपोजर विजिट के दौरान छात्रों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखना इनके जीवन का एक अनूठा अवसर था। ऐसे कार्यक्रम अन्य छात्रों का भी उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा ऐसे अनुभव पाने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर 2024 तक खुले, गृह मंत्रालय ने ये बात बोली है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन सिफारिश 1 मई 2024 से शुरू की गई है। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2024 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिश केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.government.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। दरअसल भारत सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे नामांकन सिफारिशें करें। गृह मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर जानकारी दी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर 2024 तक खुले हैं। नामांकन और सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उदाहरण अधिकतम 800 शब्द शामिल होने चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि और नियम वेबसाइट padmawards.government.in, aboutawards.aspx पर उपलब्ध हैं। वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की पहली बैठक आज। मुस्लिम समुदाय की संपत्ति से जुड़े वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की पहली बैठक आज गुरुवार को होगी। 31 सदस्यीय समिति के अल्पसंख्यक मामलों, विधि एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से होगी बातचीत। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को अल्पसंख्यक मामलों, विधि एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी है। समिति में 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के। समिति ने 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले दिनों वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। समिति में शामिल लोकसभा के 31 सदस्यों के नाम। समिति में लोकसभा के जगदम्बिका पाल, डॉक्टर निशाकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपारजिता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, DK अरुणा सभी भाजपा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, डॉक्टर महमूद जावेद सभी कांग्रेस, मोहिबुल्ला सपा, कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, A राजा द्रमुक, लावू श्रीकृष्ण देवरायलू DDP, दिलेश्वर कामत राजद, अरविंद सामंत शिवसेना UBT, सुरेश गोपीनाथ महात्रे NCP SP, नरेश गणपत महस्क शिवसेना, अरुण भारती LJP, रामविलास और असुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। समिति में शामिल राज्यसभा के 10 सदस्यों के नाम। इसके अलावा राज्यसभा के 10 सदस्यों में ब्रजलाल, डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सभी भाजपा, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस, मोहम्मद नदीमुल हक तृणमूल कांग्रेस, विजयसाई रेड्डी YSR कांग्रेस, M मोहम्मद अब्दुल्ला द्रमुक, संजय सिंह आम आदमी पार्टी और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े मनोनीत सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले दिनों वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर पेश किया था। साथ ही इससे जुड़े निष्क्रिय हो चुके पुराने अधिनियम को कागजों से हटाने के लिए मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया था। नए विधेयक का नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। अंग्रेजी में नाम यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट उम्मीद है। ठीक है, और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।